हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लाइमेटोलॉजी का नेचर एंड स्कोप और इसका आंसर राइटिंग फॉर्मेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आएगा इंट्रोडक्शन। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए है। मैंने लिखा इंग्लिश में है लेकिन समझाऊँगा हिंदी में, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है जिसको लिया गया है क्लाइमा, KLIMA, क्लाइमा से, जिसका मतलब होता है स्लोप ऑफ अर्थ, स्लोप ऑफ अर्थ। और दूसरा वर्ड है लोगस, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो ये ग्रीक वर्ड है, पहला हो गया। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि पॉइंट बना बना के, ये एक भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा में से एक है जिसके अंतर्गत हम लोग मौसम, जलवायु परिवर्तन और जलवायु के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण करते हैं, या फिर बोल सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर हम लोग क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर, रेनफॉल, फिर ग्लेशियर्स पर इफेक्ट, रेन, टेम्परेचर, ये सब का स्टडी करते हैं। इस तरह का इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे किसी जोग्राफर का डेफिनेशन। जैसे अगस्टिन माइलर का डेफिनेशन सबसे सिंपलेस्ट में आता है। इन्होंने कहा था क्लाइमेटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डिस्कस द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर। ये अगस्टिन माइलर का डेफिनेशन है। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो जलवायु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मौसम की दशा का औसत अध्ययन किया जाता है, या औसत मौसम की दशा का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, नेचर एंड स्कोप। तो नेचर मतलब होता है प्रकृति। तो जलवायु विज्ञान की क्या प्रकृति है, तो सबसे पहला हम लोग लिख सकते हैं कि ये ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है या भौतिक भूगोल की शाखा है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग लेवल्स पे स्टडी करते हैं, जैसे रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे भी इसका स्टडी होता है क्लाइमेटोलॉजी का। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं। जैसे बोल सकते हैं हम लोग राज्य स्तरीय क्षेत्र में अध्ययन कर सकते हैं, विश्व स्तरीय क्षेत्र में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंट लेवल्स। इसके बाद आता है ह्यूमन इम्पैक्ट का स्टडी होता है इसके अंदर। मतलब क्लाइमेट का, जलवायु का मानव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन जलवायु विज्ञान में होता है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें डेटा एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। डेटा एनालिसिस मतलब जैसे क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग अलग अलग मॉडल्स जानते हैं, अलग अलग थ्योरीज जानते हैं। जैसे कॉपेन का था तो उसमें डेटा एनालिसिस का यूज़ किया गया था, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया गया था। तब जाके हम लोग तब इसको हम लोग इसके नेचर में ऐड कर सकते हैं कि इसमें मॉडल्स का यूज़ होता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, गणितीय विधि का यूज़ होता है ताकि सटीक जानकारी निकाली जा सके। ये लिख सकते हैं हम लोग इसकी प्रकृति में। फिर लिख सकते हैं हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है इसका। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि जैसे इसमें इन्वायरमेंट का स्टडी होता है, मतलब पर्यावरण का स्टडी होता है, मेट्रोलॉजी का स्टडी होता है, मतलब मेट्रोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं मौसम विज्ञान, तो मौसम का स्टडी होता है। फिर फिज़िकल क्लाइमेट के इम्पैक्ट का स्टडी होता है, मतलब फिज़िकल क्लाइमेट हम लोग को कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे रेन, कैसे टेम्परेचर, कैसे सनलाइट हम लोग को इम्पैक्ट करता है, ये सब का स्टडी इसके अंतर्गत होता है। तो इसका अप्रोच काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी है, बाकी सब चीज़ों से इसका कनेक्शन है। ये हम लोग इसके नेचर में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्कोप का। तो स्कोप में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे पहला लिखा हुआ है इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो स्कोप मतलब होता है इसका दायरा, या फिर किन किन क्षेत्रों में क्लाइमेटोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो आपदा प्रबंधन बोलते हैं इसको हिंदी में। आपदा प्रबंधन के लिए किसी क्षेत्र में वहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाने के लिए, या फिर किस क्षेत्र में जलवायु का कैसा प्रभाव पड़ेगा
और किस तरह की आपदाएं वहाँ पे आ सकती हैं, इस सब के बारे में क्लाइमेटोलॉजी बताता है। हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जलवायु का, मतलब जैसे ठंडी जलवायु है वहाँ पे मानव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन होगा। पॉलिसी डेवलपमेंट पे हेल्प करता है। पॉलिसी डेवलपमेंट जैसे कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो बहुत सारे पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत सारा एग्रीमेंट होता है जिसमें क्लाइमेट को बचाने के लिए और क्लाइमेट को वापस से रीस्टोर करने के लिए हम लोग बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो उसमें इसका स्कोप है। अर्बन टाउन प्लानिंग में भी इसका स्कोप है। अर्बन टाउन प्लानिंग में कैसे, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी में UHI, अर्बन हीट आइसलैंड या नगरीय ऊष्मा द्वीप। इसमें क्या होता है कि शहर का तापमान आसपास के गांव से ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में इसका भी स्टडी करते हैं कि किस तरह से शहर का प्लानिंग किया जाए कि वहाँ पे जो हीट डोम बन जाता है, ऊष्मा द्वीप बन जाता है, वो ना बने, और किस प्रकार से जलवायु उसको ज़्यादा प्रभावित ना करे और मानव अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। फिर एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट दिखा सकते हैं हम लोग इसके स्कोप में कि कृषि पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फूड सिक्योरिटी मतलब हो गया खाद्य सुरक्षा, मतलब किस एरिया का क्लाइमेट किस तरह का है, वहाँ पे किस तरह का क्रॉप्स होना चाहिए और क्लाइमेट क्या इम्पैक्ट करेगा उस पर, उसका स्टडी इसके स्कोप में हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी जो है वो मौसम का या वेदर का लगभग 30 साल का एवरेज होता है, तो 30 साल में जैसा मौसम देखा जाता है उसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो और लास्ट में फिर हम लोग कंक्लूज़न लिख सकते हैं इसका, जो ऊपर लिखे थे कि क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बहुत चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बहुत चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसमें मानव से जुड़े प्रभाव, मानव से जुड़ी बातें हैं, कृषि से जुड़ी बातें हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग लिख के इसका कंक्लूज़न लिख देंगे। तो ये होना चाहिए आंसर राइटिंग फॉर्मेट, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो साफ साफ दिखे कि इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन भी लिखा है, नेचर भी लिखा है, स्कोप भी लिखा है और लास्ट में कंक्लूज़न दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है क्लाइमेटोलॉजी का नेचर एंड स्कोप। थैंक यू।